हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है ना क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स चालू कर दिए हैं, जिनमें हम लोग कल जो है ना क्लास 10 के केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स को देखे थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का क्रैश कोर्स का पहला पार्ट को देखने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग ऐसे ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये सभी क्रैश कोर्स की वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स का पहला पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से हम जो है ना एक एक क्वेश्चन हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे, यानी कि जीरो से यहाँ पे हम जो है ना हाई लेवल तक चलेंगे, यानी कि जीरो लेवल से हम आपको बताएंगे एक एक क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव करना है और आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हुए जाना है। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना, आपके गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, MVVI कह सकते हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया वोल्ट या फिर ओम, और ऑप्शन सी है एम्पियर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कूलम। तो फ्रेंड, आपको बता देते हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होते हैं, कूलम होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होते हैं। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा ध्यान से, प्रश्न ये रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, वही आपको बताना है। यानी कि जब भी ओवरलोडिंग होता है तो उस समय इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कैसा होता है, बहुत कम हो जाता है, या फिर परिवर्तित नहीं होती, या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देते हैं, जब भी अतिभारण होता है ना तो उस समय विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का जो मान होता है ना बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जो अतिभारण होता है ना, अतिभारण से बचने का उपाय क्या हो सकते हैं। तो आपको बता देते हैं, जब भी अतिभारण होगा ना तो अतिभारण से बचने का उपाय एक ही सॉकेट से अधिक उपकरणों को संयुक्ता नहीं करना चाहिए। यानी कि जो एक सॉकेट होता है ना उससे काफ़ी सारे डिवाइस को नहीं जोड़ना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो फ्रेंड, 1 वोल्ट जो होता है ना, ये जूल प्रति कूलाम के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, विभवांतर किससे मापा जाता है, तो वोल्ट से मापा जाता है। सॉरी, यहाँ पे विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होते हैं, तो वोल्ट होते हैं। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न को देखना है, प्रश्न एक रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया श्रेणी क्रम में, या फिर पार्श्वबद्ध में, या फिर ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, एमीटर को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइस में जो है ना कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एमीटर का प्रयोग जो है ना किस में किया जाता है, उपयोग किस में किया जाता है, तो विद्युत धारा मापने में जो है ना अमीटर का उपयोग किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है IR², या फिर यहाँ पे देखिएगा I²R, या फिर IR², या फिर VI। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ V² बटे R। तो फ्रेंड, आपको बता देते हैं
ये जो आर स्क्वायर होते हैं ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इनके अलावे आई स्क्वायर आर, भी आई और भी स्क्वायर बटे आर, ये तीनों जो है ना दोस्तों विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, लेकिन आर स्क्वायर विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रभावित होती है तो विद्युत धारा का मान होगा कितना होगा, वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ये जो है ना एक प्रकार का न्यूमेरिकल प्रश्न है, तो इसको आपको जो है ना सोल्व करके बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है, टाइम को हम लोग टी के द्वारा दिखाएंगे और यहाँ पे 1 मिनट दिया गया है। कितना दिया गया है, 1 मिनट। तो फ्रेंड इस मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टाइम का ऐसा ही मतलब क्या होते हैं, सेकेंड होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग 60 सेकेंड हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे जो कूलाम यानी कि आवेश दिया गया है ना दोस्तों, कितना आवेश दिया गया है, कितना कूलाम का, तो 120 कूलाम का आवेश दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना दोस्तों यहाँ पे कूलाम कितना दिया गया है, यहाँ पे क्यू से दिखाएंगे इसको, तो 120 कूलाम दिया गया आवेश। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा को हम लोग आई के द्वारा दिखाते हैं। तो आई बराबर जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों क्या होता है, क्यू बट्टे टी होता है, इससे आपको याद होना चाहिए। क्यू फोर क्या होता है, आवेश होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 120 कूलाम दिया गया, तो यहाँ पे 120 बट्टा और टी का मान यहाँ पे 60 दिया गया। तब इसको हम जब काटेंगे तो 2 टाइम्स में यहाँ पे 120 हो जाएगा 60 का पढ़ा में, तो यहाँ पे 2 एम्पियर आ चुका है। और विद्युत धारा का इससे मतलब क्या होते हैं दोस्तों, एम्पियर होते हैं, और एम्पियर को हम लोग ए के द्वारा दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, काफी इंपोर्टेंट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह किस में होता है, तो अमीटर डिवाइस में होते हैं, वोल्टमीटर डिवाइस में होते हैं और विद्युत सेल में होते हैं। ये तीनों में क्या होते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह होता है। लेकिन जो दोस्तों कुंडली होता है यानी कि जो क्वाइल होता है ना, इसमें ना तो प्लस होते हैं और ना ही माइनस होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। और विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है। तो प्रश्न ये कराए कि देखिएगा ध्यानपूर्वक, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रश्न हम आपको एक एक प्रश्न जो ना काफी महत्वपूर्ण इस क्रैश कोर्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, इसलिए क्रैश कोर्स को जो ना शुरू से लेकर आखिरी तक यहाँ पे देखते हुए जाना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न ये कराए कि किसी बल्ब से एक 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे विभवांतर कितना दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे विभवांतर को हम लोग भी के द्वारा दिखाएंगे, यानी कि वोल्टेज कितना है दोस्तों, 220 वोल्टेज है। और यहाँ पे एम्पियर यानी कि धारा कितना बहता है दोस्तों, 2 एम्पियर की धारा बहता है। और धारा को हम लोग आई के द्वारा दिखाएंगे, यानी कि यहाँ पे आई का मान कितना दिया गया है, 2 एम्पियर दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फिलामेंट का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 220 हो जाएगा। और यहाँ पे आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कितना है, 2 एम्पियर है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 का पढ़ा में कट जाएगा, यानी कि 2 1 का 2, 2 1 का 2 और 1 शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आर का मान कितना आ गया दोस्तों, 110 आ गया। और यहाँ पे प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होते हैं, ओम होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो ना गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो प्रश्न एक रहा है कि किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ओम इनवर्स या फिर ओम मीटर, और ऑप्शन सी है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता देते हैं, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का जो ऐसे मात्रक होता है ना, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कुछ इस प्रकार रहेगा ओम मीटर, ओम को हम लोग क्या, ये ओमेगा हो गया,
ठीक है, ओमेगा मीटर, ओम मीटर इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, तो फ्रेंड प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और टॉप लेवल के प्रश्न है, तो इसको भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो गत वर्ष में ये भी प्रश्न जो ना काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को किस लेंस की सलाह दिया जाता है, किस लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है उसको। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। और एक प्रश्न ये भी पूछा था आपके एग्जाम में कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है तो उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। और जो भी व्यक्ति अबिंदुकता से पीड़ित होता है ना, तो अबिंदुकता को संशोधित करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है उस व्यक्ति को। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि आपके गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न को देखना, यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उत्तल लेंस या फिर कोई लेंस नहीं होता, या फिर अवतल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देते हैं मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस होता है ना दोस्तों, उत्तल लेंस होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों यह जो उत्तल लेंस होता है ना, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों, कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, इसे आपको याद होना चाहिए। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो प्रश्न एक रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका निकट दृष्टि दोष में, या फिर मोतियाबिंद में, या फिर दीर्घ दृष्टि दोष में, या फिर जरा दूरदर्शिता में। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं यहाँ पे व्यक्ति को जो है ना धुंधला यानी कि ब्लड टाइप का दिखता है, कौन सा दृष्टि दोष में, तो मोतियाबिंद में। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका उपचार कैसे करता है, तो शल्य चिकित्सा में वो क्या करता है कि जो प्राकृतिक लेंस होता है ना उसको हटा करके कृत्रिम उत्तल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को द्विफोक्सित लेंस या फिर बाईफोकल लेंस की सलाह दिया जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, क्योंकि गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कांच की सिल्ली, या फिर अवतल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी है प्रिज्म। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है ना प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रिज्म क्या होती है, एक पारदर्शी शीशा होता है। और प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो प्रिज्म में टोटल जो है ना 5 सतह होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव यानी कि विचलन कम होता है। तो आपको पता होना चाहिए जब श्वेत प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये व्हाइट लाइट हो गया यानी कि श्वेत प्रकाश हो गया। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो पर्दे पर कितने रंग की पट्टी प्राप्त होती है, 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। जो सबसे नीचे होता है ना वो वायलेट होता है यानी कि बैंगनी कलर होता है, और जो सबसे ऊपर कलर होता है ना वो रेड कलर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे झुकाव किसका है दोस्तों, बैंगनी रंग का है, और सबसे कम झुकाव किसका है, लाल रंग का यानी कि रेड रंग का है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कॉर्निया या फिर पारीतारिका या फिर पुतली या फिर रेटिना या फिर दृष्टि पटल। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। और दोस्तों रेटिना या फिर दृष्टि पटल में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, और ऑप्शन बी है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, और ऑप्शन सी है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, और ऑप्शन डी है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो फ्रेंड हम आपको पहले ही बताए नेत्र में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक प्रश्न लिख रहा है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अवतल लेंस से या फिर बाईफोकल लेंस से या फिर अपसारी लेंस से या फिर अभिसारी लेंस से। तो आपको बता देते हैं जो भी व्यक्ति जरा दूरदर्शिता से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को बाईफोकल लेंस यानी कि जिसको हम लोग द्विफोक्सित लेंस के नाम से जानते हैं, इसकी मतलब ये करके मतलब बाईफोकल लेंस दे करके उसको जो है ना दूर किया जाता है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है। और दोस्तों ये बाईफोकल लेंस की सलाह तब दिया जाता है उम्र बढ़ने पर, जब सिलेरी मांसपेशी कमजोर हो जाती है तो लेंस का जो सतह होता है ना उबड़ खाबड़ हो जाता है, ठीक है। इसके लिए वो व्यक्ति जो है ना उसको ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, और वो किससे पीड़ित हो जाता है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित होता है। और दोस्तों ये जो बाईफोकल लेंस होते हैं ना, इसमें दो गो लेंस लगा होता है, एक अवतल लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है, गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो ध्यानपूर्वक देखना है। प्रश्न लिख रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अपवर्तन के सिद्धांत पर या फिर प्रकीर्णन के सिद्धांत पर या फिर वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है तो आपको पता होना चाहिए जो रात के समय जो तारे टिमटिमाते हैं ना, तो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो अपवर्तन के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको भी ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पर खड़े यहाँ पे प्रश्न लिख रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो नीला या फिर उजला या फिर लाल, और ऑप्शन डी है काला। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, वही आपको बताना है। तो काला दिखता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप पृथ्वी से आकाश को देखते ना तो कैसा दिखेगा दोस्तों, नीला दिखेगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि ये भी प्रश्न जो ना गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी 110% पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को प्लाट के देख सकते हैं, काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए आज के इस क्रैश कोर्स के माध्यम से इस प्रश्न को यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो प्रश्न एक रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 1 नियम या फिर 2 नियम या फिर 3 नियम, और ऑप्शन डी है 4 नियम। तो ये हम जो है ना काफी डिटेल के साथ आज के क्लास में हम बताए थे। जो विद्यार्थी 1 बजे दोपहर वाला क्लास नहीं किया ना तो उस क्लास को देख आप जो है ना पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जो है ना सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी हम बताए हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होते हैं ना, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। ये आपका समतल होते हैं, जो ये हो सकता है आपका मतलब चिकना सतह हो सकता है या फिर दर्पण हो सकता है। तो इसमें कोई किरण आपतित होगा फिर ये परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका विलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दोस्तों दूसरा नियम ये होते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये जो कोण आई होते हैं ना किसके बराबर होते हैं, कोण आर के बराबर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए बढ़ चलते अगले प्रश्न की तरफ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो ना गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न ये रहा है कि प्रकाश गमन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे सीधी रेखा में या फिर तिरछी रेखा में या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता देते प्रकाश जो गमन करती है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है।
यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में कि प्रकाश की अधिकतम चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की जो अधिकतम चाल होती है ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो ना गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न ये रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ध्वनि तरंग का, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग का, या फिर पराबैंगनी तरंग का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता देते हैं प्रकाश जो होते हैं ना ये विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि गत वर्ष में ये भी प्रश्न जो ना काफी बार पूछा जा चुका है। तो ध्यानपूर्वक इसको भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो प्रश्न ये करा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तल दर्पण का, या फिर अवतल दर्पण का, या फिर समतल दर्पण का, और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो फ्रेंड हजामत बनाने के लिए जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो अवतल दर्पण होते हैं ना इसमें प्रतिबिंब कैसा बनते हैं आपको बता देते हैं, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो ना गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग पांचों दृश्य दर्पण के नाम से जानते हैं, ठीक है, पांचों पक्ष दर्पण। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अवतल दर्पण, या फिर समतल दर्पण, या फिर उत्तल दर्पण, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड वाहनों के साइड मिरर के रूप में यानी कि पीछे देखने के लिए जो दर्पण होता है, जो साइड मिरर जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों साइड मिरर यानी कि पांचों पक्ष दर्पण जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसका जो उपयोग किया जाता है ना, कौन सा दर्पण होता है वो आपका, तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है, ठीक है, सीधा वस्तु से छोटा और काल्पनिक बनता है। इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, एक आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में यह भी प्रश्न जो ना काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अनंत, या फिर शून्य, या फिर 100 सेंटीमीटर, या फिर 50 सेंटीमीटर। तो हम आपको बता देते हैं समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना दोस्तों अनंत होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टॉप लेवल के प्रश्न ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया धनात्मक, या फिर ऋणात्मक, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे इसका भी जवाब आप हमें बताइए, जो अवतल दर्पण होते हैं ना उसकी फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक होते हैं या फिर ऋणात्मक होते हैं, या फिर दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं जो अवतल दर्पण होते हैं इसकी फोकस दूरी क्या होती है और ऋणात्मक होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया धनात्मक, या फिर ऋणात्मक, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी ना दोस्तों क्या होगी, धनात्मक होगी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो अवतल दर्पण होते हैं उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और ये आपका SW क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर, इसका जवाब आपको जो है इसी वीडियो में आपको कमेंट करके बता देना है इसका राइट आंसर जो भी लगता है, ठीक है। कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, या फिर परावर्तन कोण कहते हैं, या फिर निर्गत कोण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपको इसी वीडियो में हमें बताइए। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है 30 काफी महत्वपूर्ण है
यहाँ पे क्रैश कोर्स के माध्यम से हम लोग फिजिक्स का पहला पार्ट को देखे, जो हम लोग 30 क्वेश्चंस को ही सिलेक्ट किए थे, ठीक है। और ये 30 क्वेश्चन जो है ना MBBI क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा, आपसे एक भी पर्सन यहाँ पे छूटेगा नहीं। अगर आप क्रैश कोर्स के माध्यम से सभी क्लास को कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी है कि हम सभी क्लास में जो है ना काफ़ी सारे पर्सन हम यहाँ पे हम आपको बताएंगे जो एग्जाम में 110% लड़ेगा, ठीक है। आपसे एक भी पर्सन नहीं छूट सकता है। तो इसलिए जो है ना क्रैश कोर्स को आपको देखना बहुत ही जरूरी है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, वो कि ताकि वो भी जो है ना क्रैश कोर्स के माध्यम से काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क्स से उत्तीर्ण हो सके, ठीक है। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर को ले लीजिए दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। तो सिंपली इस नंबर को सेव करना है और आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और आप ये बताइएगा दोस्तों, ये 30% में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर याद था, इसका भी जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट करके फटाफट से बता देना है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में, यानी कि 8 बजे रात क्लास में मिलते हैं दोस्तों। 8 बजे वाला क्लास में, 8 बजे वाला क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।